इंडियन हिस्ट्री की जो इससे पहले मैंने जो है लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था गांधी जी का क्या रोल रहता है साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में कैसे वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करके जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उन वर्कर्स की डिमांड को रखते हैं। अब गांधी जी जब अब साउथ अफ्रीका में कितनी देर तक स्टे करते हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका में 20 साल तक वहाँ पे रुकते हैं। और साउथ अफ्रीका में गांधी जी जो है दो लोगों की फिलॉसफी को जो है वो अच्छे से पढ़ते हैं। एक तो होते हैं कौन से, लियो टॉल्स्टॉय, एक लियो टॉल्स्टॉय की फिलॉसफी को पढ़ते हैं। और दूसरे जो होते हैं जिनसे गांधी जी इंस्पायर होते हैं दो लोगों से, एक लियो टॉल्स्टॉय की फिलॉसफी से और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं जॉन रस्किन। इन दो लोगों की फिलॉसफी से गांधी जी जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितनी देर कैसे रुकते हैं, किस सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाते हैं, वो पहली वीडियो में मैंने सारा आपको बता दिया है। अब गांधी जी जब इंडिया में वापस कब आते हैं, गांधी जी इंडिया में आते हैं 1950 में। 1950 में गांधी जी इंडिया में दोबारा आते हैं। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1950। 1915 में जो है वो गांधी जी इंडिया में आ जाते हैं। अब 1915 में जब गांधी जी आ जाते हैं, एक साल तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करते। एक साल तक गांधी जी क्या करते हैं, एक सेल्फ टूर, पूरे इंडिया का एक टूर करते हैं। एक टूर करने का उसके पीछे मकसद ये होता है कि जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी रिलीजन्स के लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटीज के लोग हैं, जितने भी सेक्शंस के यहाँ पर लोग हैं, सबसे मिलते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आ रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं, रूरल एरिया के लोग हो चाहे वो अर्बन एरिया के लोग हो। गांधी जी जो है एक साल तक टूर करके उन सब लोगों से मिल के उन सब की प्रॉब्लम्स को जो है जानते हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अब गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आ जाते हैं और 1917 से लेकर 1918 के बीच में गांधी जी तीन स्ट्रगल्स में यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1917 to 1918 गांधी जी इन्वॉल्व इन 3 स्ट्रगल्स। इन 3 स्ट्रगल्स में, 3 मूवमेंट में 1970 से लेकर 1918 के बीच में गांधी जी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, इन मूवमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। कौन कौन सी मूवमेंट है, फर्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट कौन सी होती है, चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट होता है चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह को क्या कहते हैं, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह को क्या कहते हैं, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और जो सेकंड स्ट्रगल होती है, जो सेकंड होता है वो क्या होता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। और थर्ड जो मूवमेंट रहती है वो कौन सी मूवमेंट होती है, थर्ड होती है खेदा सत्याग्रह। खेदा सत्याग्रह जिसे क्या कहते हैं, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। इसे कहते हैं क्या, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये तीनों मूवमेंट 1917 से लेकर 1918 के बीच में तीनों मूवमेंट चलती है। अब जो यहाँ के लोग हैं, जो इंडियंस होते हैं, बहुत सारे इंडियंस, ना ही एजुकेटेड इंडियन, जो और भी लोग होते हैं यहाँ पे, वो गांधी जी के बारे में जान चुके होते हैं कि गांधी जी कैसे जो है साउथ अफ्रीका में एक एक्टिव रोल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे वहाँ पे सत्याग्रह जो है साउथ अफ्रीका में जो है गांधी जी चलाते हैं।
और यहाँ पे क्या होता है, होता है फर्स्ट जो होता है वो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी इन्वॉल्व होते हैं। चंपारण सत्याग्रह जिसे मैंने आपको बता दिया, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह कब होता है, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। अब चंपारण है क्या, चंपारण एक जगह है बिहार में। पहले हम उसे समझ लेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या चीज़ है, उसके बाद जो है आप इसे नोट डाउन कर ले। चंपारण जो है जगह बिहार में। अब चंपारण सत्याग्रह क्या है, चंपारण में क्या होता है, वहाँ पे इंडिगो जो है ग्रो किया जाता है। चंपारण हो गया उसका, या जब उस टाइम की बात करें हम, तो बंगाल के कुछ एरिया में या महाराष्ट्र के कुछ एरिया में इंडिगो ग्रो किया जाता है। अब चंपारण में जो है बहुत ज़्यादा इंडिगो ग्रो किया जाता है। इंडिगो क्या है, इंडिगो है नील। अब नील की बहुत ज़्यादा जो है डिमांड होती है बाहर फॉरेन कंट्रीज में। नील किस काम आता है, कपड़ों को डाई करने के काम आता है, क्लॉथ्स को डाई करने के काम आता है नील। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं पहले तो वो यहाँ पे इंडिगो ग्रो करने के लिए जो है वो रेडी नहीं होते हैं। अब इंडिगो ग्रो करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, उसके पीछे जो रीज़न है वो ये रीज़न है कि बार बार अगर किसी ज़मीन में जो है इंडिगो को ग्रो किया जाए तो वो ज़मीन जो है इनफर्टाइल हो जाती है। फार्मर्स ये कहते हैं कि अगर हम बार बार यहाँ पे इंडिगो को ग्रो करते रहेंगे तो ये ज़मीन बंजर हो जाएगी, बाद में हमारे किसी काम में नहीं आएगी। हम जो बेसिक यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वीट है, राइस है, वो यहाँ पे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ के फार्मर्स के साथ एक एग्रीमेंट कर देती है, चंपारण के फार्मर्स के साथ, कि आप 3 कथैया सिस्टम जो है यहाँ पे लागू करें। 320 पार्ट ऑफ लैंड पे आप जो है वो इंडिगो जो है वो ग्रो करें। अब 320 पार्ट ऑफ लैंड पे इंडिगो ग्रो करें, हम आपको उसके बदले में कुछ पैसा देंगे। अब फार्मर्स यहाँ पे इंडिगो ग्रो करते हैं, एग्रीमेंट होता है इनके बीच में। ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरदस्ती एग्रीमेंट करवाती है, फार्मर्स यहाँ पे इंडिगो ग्रो करते हैं। अब यहाँ से इंडिगो ब्रिटिश गवर्नमेंट बाहर ले जाके बहुत अच्छे दाम में जो है इसे बेच के, और बहुत ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट फ़ायदा कमाती है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाली होती है तो क्या होता है एंड ऑफ 19th सेंचुरी में, कि जर्मन डाई इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। अब जो जर्मन की तरफ से जो डाई इंट्रोड्यूस होती है, वो जो यहाँ से नील जा रहा होता है, यहाँ से इंडिगो को, उसकी डिमांड को कम कर देती है, क्योंकि वो जर्मन सिंथेटिक जो डाई होती है वो बहुत ज़्यादा चीप होती है, बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, तो मार्केट में जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। अब जब यहाँ पे इंडिगो की डिमांड कम होती है, अब फार्मर्स तो ग्रो कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा फार्मर्स से इंडिगो ग्रो किया जाता है, लेकिन उसके बदले में यहाँ के फार्मर्स को पैसा नहीं दिया जाता है। अगर दिया भी जाता है तो बहुत कम यहाँ पे उनको पैसा दिया जाता है, और उनको फोर्स किया जाता है कि आप और ज़्यादा यहाँ पे इंडिगो ग्रो करो, और इलीगल तरीके से उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। फार्मर से इलीगल तरीके से टैक्स वसूल किया जाता है, और फार्मर्स को ये कहा जाता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिगो का रेट फिक्स किया, आप उस रेट से ज़्यादा जो है इंडिगो जो है मार्केट में सेल नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ के पीजेंट्स परेशान होते हैं, यहाँ के फार्मर्स परेशान होते हैं। एक लोकल फार्मर होते हैं जिनका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। इसी सिलसिले में राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी का, जब उन्हें पता चलता है यहाँ पे आए हैं, उनका नाम सुना होता है गांधी जी का, तो गांधी जी के पास फार्मर्स को लेके एक डेपुटेशन लेके गांधी जी के पास आते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, वहाँ पे उनको मैटर बताते हैं और इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। वही है चंपारण सत्याग्रह। मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ है ये चंपारण सत्याग्रह, ताकि आपकी जो है, मैंने आपको समझाया इसलिए पहले कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। अब चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। क्या होता है, गांधी जी वाज रिक्वेस्टेड बाय ए लोकल राजकुमार शुक्ला। गांधी जी को राजकुमार शुक्ला कहते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी को। गांधी जी के पास रिक्वेस्टेड बाय लोकल राजकुमार शुक्ला टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण इन बिहार।
मैंने आपको समझा दिया कैसे कि राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी को कि जो इंडिगो प्लांटर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, आप हमारे साथ मिल के जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करें टू लुक इनटू द मैटर ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण इन बिहार। द ब्रिटिश द यूरोपियन प्लांटर्स, जो यूरोपियन यहाँ पे प्लांटर्स होते हैं, द यूरोपियन प्लांटर्स। अब यूरोपियन प्लांटर्स जो यहाँ पे होते हैं क्या करते हैं, फोर्स करते हैं यहाँ के पीजेंट को इंडिगो ग्रो करें। यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स द इंडियन peasants to grow indigo on the 320 part of their land। अब 320 पार्ट ऑफ द लैंड में जो है यूरोपियन प्लांटर फोर्स करते हैं यहाँ के पीजेंट को कि आप इंडिगो ग्रो करो, जिसे क्या कहा जाता है, 3 कठैया सिस्टम, कॉल्ड 3 कथैया सिस्टम। कथैया लैंड को कहते हैं कॉल्ड 3 कथैया सिस्टम। 3 कथैया सिस्टम में यहाँ पे फोर्स करके यहाँ पे इंडिगो ग्रो जो है वो कराया जाता है ना यहाँ के पीजेंट्स के थ्रू towards the end of 19th century। German synthetic dyes replace indigo। अब इंडिगो की जगह जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी डाई आ जाती है, जर्मन सिंथेटिक डाई जो है वो इंडिगो की जगह आ जाती है। अब इंडिगो को रिप्लेस करती है। इंडिगो की जगह किसकी ज़्यादा डिमांड होती है, जर्मन सिंथेटिक डाइज की। द यूरोपियन प्लांटर्स force Indian peasants to grow more indigo। अब यूरोपियन प्लांटर्स क्या करते हैं, इंडियन पीजेंट्स को फोर्स करते हैं। अब जर्मन सिंथेटिक डाई मैंने आपको समझा दिया, अब ये आई है तो इंडिगो की मार्केट कम होगी, यहाँ की नील की मार्केट कम होगी। अब लोगों ने ये नील खरीदना बंद कर दिया, कम ले रहे हैं क्योंकि ये जर्मन सिंथेटिक डाई इस इंडिगो से चीपर है। अब यूरोपियन प्लांटर्स क्या करते हैं, इंडियन पीजेंट को फोर्स कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडिगो ग्रो करो एंड द यूरोपियन चार्ज हाई टैक्स and illegal dues from Indian peasants। अब क्या करना शुरू कर देते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि 3 कठैया सिस्टम था। पहले उनको पेमेंट की जा रही थी, कम ही की जा रही थी, थोड़ी की जा रही थी लेकिन की जा रही थी। अब उसके बाद जैसे ये सिस्टम हो गया कि जर्मन सिंथेटिक डाई आ गई, अब यूरोपियन प्लांटर्स ने क्या इन्हें कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडिगो जो है वो ग्रो करो ताकि हम इंडिगो जो है वो बेच सकें। अब फार्मर्स के साथ इन्होंने क्या किया, जो इन्हें पहले जो कंपनसेशन जो इनको पैसा मिलता था, जो वेजेस इनको दिए जाते थे वो भी कम कर दिए। अब इनसे एक्स्ट्रा टैक्स भी वसूल करना शुरू कर दिया, इलीगल ड्यूज जो है इंडियन पीजेंट से लेना शुरू कर दिए और हाई टैक्स इनसे लेना शुरू कर दिया और इनको फोर्स किया जो मार्केट में रेट हमने फिक्स किया है आप उस रेट से ज्यादा इंडिगो नहीं बेच सकते। दे ऑल्सो फोर्स द peasants
to sell indigo at the prices fixed by the गवर्नमेंट। अब क्या किया, उनको फोर्स किया कि जो प्राइसेस गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं आप उसी प्राइसेस पे जो है इंडिगो को जो है मार्केट में जो है आप बेचें। गांधी जी चंपारण में आते हैं और गांधी जी के साथ कौन कौन होते हैं? गांधी जी was joined by राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, मजर उल हक और जेबी किरपलानी। अब यहाँ पे लीडर्स जो है गांधी जी के साथ मिलते हैं, गांधी जी को यहाँ पे लीडर्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, मजर उल हक, जेबी किरपलानी यहाँ पे गांधी जी को ज्वाइन करते हैं। अब ये लीडर्स क्या करते हैं, ये लीडर्स पूरे गांव में विजिट करते हैं, जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है उस प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लग गया है कि ये लीडर्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी को क्या कहते हैं कि आप इस एरिया को छोड़ के यहाँ से जो है, गांधी जी को कहते हैं आप इस एरिया को यहाँ से चले जाएं। गांधी जी को इसमें ट्रायल्स भी फेस करनी पड़ती हैं। फिर गांधी जी जो है अथॉरिटी को कन्विंस कर लेते हैं और बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 3 कटैया सिस्टम को अबॉलिश कर जाती है। इसीलिए यहाँ पे पहली जो है गांधी जी की यहाँ पे जीत होती है। फर्स्ट जो है यहाँ पे वो इस मूवमेंट को जो है वो जीतते हैं और धीरे धीरे जो है गांधी जी जो है लोगों में और पॉपुलर होना शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग दैट मूवमेंट गांधी जी फेस्ड कोर्ट ट्रायल्स। कोर्ट में गांधी जी के खिलाफ ट्रायल्स करती हैं। आप बिना किसी परमिशन के जो है यहाँ पे आके आप विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे आके आप सर्वे कर रहे हैं, तो गांधी जी को क्या होता है बहुत सारी मतलब कोर्ट में की क्या होती है, ड्यूरिंग दैट मूवमेंट गांधी जी फेस्ड कोर्ट ट्रायल्स। गांधी जी was able to convince the authorities and the 3 कथैया system was abolished. अब गांधी जी लोगों से एक डिटेल जान लेते हैं। जो गांधी जी की टीम होती है लोगों से एक डिटेल इकट्ठी कर लेती है कि लोगों को इस जो है इंडिगो में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंडिगो की प्लांटेशन कर रहे हैं, उन्हें ड्यूज दिया जाता है। सारा जो है जितना भी डाटा है सारा गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है और गांधी जी कन्विंस्ड करते हैं अथॉरिटीज को जो ये 3 कटैया सिस्टम है जो आप यहाँ से लोगों से करवा रहे हो, इंडिगो ग्रो करवा रहे हो, इस सिस्टम को जो है गवर्नमेंट फिर क्या करती है अबॉलिश कर लेती है। अब ये था चंपारण सत्याग्रह। अब नेक्स्ट सत्याग्रह में डिस्कस करेंगे हम कौन सा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में डिस्कस करते हैं।